माफ कर दे। मैंने तुम्हें गलत समझा। मुझे लगा सारा खजाना चोरी करके तू इस राज्य से दूसरे राज्य की ओर चला गया, लेकिन मुझे ये पता नहीं था मेरा बेटा इतने दिनों से घुट घुट कर जी रहा है। पिताजी, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। आपको थोड़ी ना पता था छोटा भाई षड्यंत्र रच रहा मैं है। तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। वह जो सामने पेड़ है, तुम्हें उससे मदद मांगनी होगी। नहीं नहीं, वह एक दानव है, ये सत्य है, लेकिन उसका असली रूप वो नहीं है। वह एक बहुत शक्तिशाली पिताजी, साधु है। मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा, लेकिन तुम्हारी बलि देने के बाद पूरे राज को जिंदा जलाकर। हा 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 हा। पुराने समय की बात है। शिवपुर नामक राज्य में एक मनोज नाम का एक चोर रहा करता था। वो हर दिन साधु का भेष बनाकर सूरज निकलते ही रोज अलग अलग गांव की ओर निकल जाता था और भिक्षा मांगने के बहाने लोगों के घरों में चोरी कर लेता। उसकी पत्नी अनीता उसके चोरी करने से बहुत दुखी रहती थी, पर मनोज उसकी बात मानता ही नहीं था। एक दिन वो फिर से सभी गांव वालों के घर के सामने साधु बाबा के रूप में जाता है, भिक्षा मांगता है। भिक्षाम दई, भिक्षाम दई। अरे बाबा, आइए आइए, पधारिए। आपने मेरे घर में अपना पैर रखा, मेरा घर स्वर्ग हो गया। बताइए बाबा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? बस बेटा, मुझे थोड़ा सा भिक्षा दे दो, फिर मैं आगे की तरफ निकल जाऊंगा। मुझे पास वाले गांव में भी जाना है। ठीक है बाबा, मैं अभी भिक्षा लाके आपको देती हूँ। वह औरत जैसे ही भिक्षा लेने के लिए अंदर जाती है, तभी मनोज अच्छा मौका देखकर वहाँ पड़ी एक पोटली को उठाकर चला जाता है। औरत भिक्षा लेकर जैसे ही बाहर आती है तो देखती है साधु बाबा वहाँ नहीं थे। अरे साधु बाबा कहाँ चले गए? अभी तो यही थे। लगता है मैंने भिक्षा लाने में ज्यादा समय लगा दिया, इसीलिए बाबा चले गए। आप ये सब छोड़ क्यों नहीं देते? आखिर कब तक ऐसी जिंदगी जीते रहोगे आप? एक काम करिए, आप मेरे भाई के साथ में काम कर लो। मेरा भाई आपको कोई अच्छे काम पर लगवा देगा, तब आप मेहनत करके एक अच्छा घर बनवा लेना। तुमको क्या लगता है मैं मेहनत नहीं करता हूँ? तुम्हारे भाई से ज्यादा मेहनत मेरे काम में है। इस काम को करने में ताकत के साथ साथ दिमाग का भी इस्तेमाल करना होता है। और रही बात घर बनवाने की, तो मैं सबके घर में सारे पैसे चोरी करके एक दिन गांव का सबसे बड़ा घर बनवाऊंगा। आपको क्या हो गया है? मैंने आपको कितनी बार कहा है, गांव के लोग एक वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं। कभी कभी तो सबको भूखा सोना पड़ता है, और अगर थोड़ी बहुत पैसे रहता भी है तो लोग दिन रात मेहनत करके कुछ धन जमा करके रखते हैं, ताकि उनके बुरे समय में उनके कुछ काम आ सके। और आप उसी धन को चुरा लाते हो। भगवान के लिए ये काम छोड़ दीजिए। हमें मेहनत मजदूरी करके खाना चाहिए। चोरी का खाना हम कब तक खाते रहेंगे? तुम तो हर दिन यही बोलती हो और फिर खुद ही इस चोरी के पैसों से खाना बनाकर खाती हो। मेरे तो यह समझ में नहीं आता, जब ये सब खाना है तो तुम मुझे रोज रोज ताने क्यों मारती हो? तुम्हें तो मेरी कर्मों पर गर्व करना चाहिए। तुम सिर्फ पैसों से मतलब रखो और ऐश की जिंदगी जियो। तो चुपचाप जो भी मिले बस खाकर अपना पेट भरो और आराम की जिंदगी जियो। और आइंदा कभी मेरे काम को गलत साबित करने की कोशिश मत करना। मैं इस काम को कभी भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि मैं आपके कर्मों के पैसों से खाना बनाकर खाती हूँ? मैंने आपसे शादी करके अपना घर परिवार छोड़कर आपके पास आई हूँ, तो क्या मैं भूखी रहूँ पूरी जिंदगी? मैंने तो सिर्फ आपको यही बोला है कि आप ये सब छोड़कर मेरे भाई के पास काम कर लो। इतना बोलकर मनोज वहाँ से चला गया और अनीता हर दिन की तरह खुद को कोसने लगी कि माँ बाप ने उसे किसके हाथ चढ़ा दिया। उनका रोज का यही था। अनीता चोरी का सामान घर में पसंद नहीं करती थी और मनोज चोरी करना छोड़ता ही नहीं था। मनोज आराम से जाकर सो गया और अनीता ऐसे ही बैठी आंसू बहाती रही। अगले दिन मनोज गांव के तालाब के पास बैठा था, तभी उसने देखा एक बड़ा आदमी पोटली में कुछ लेके जा रहा है।
अरे, लगता है ये बूढ़ा आदमी पोटली में जरूर सोना चांदी ले जा रहा है। अरे बेटा, तुम कौन हो? अच्छा हुआ कि तुम मुझे इस घने जंगल में मिल गए। यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है। वही तो मैं भी आपसे जानना चाहता हूँ। आप इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? क्या तुम यहाँ पर पहली बार आए हो? और ये तुम्हारे हाथ में कैसी पोटली है? हाँ बेटा, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ और ये मेरे हाथ में मेरे मेहनत की कमाई है, जो मैंने अपने बेटे के पढ़ाई के लिए इकट्ठा किया है। मेरे बेटे और बहू पास वाले गांव में रहते हैं और मैं और मेरी पत्नी जंगल उस पार वाले गांव में रहते हैं। अच्छा अच्छा, आप उस गांव में जा रहे हो? मैं भी उसी गांव में जा रहा था। चलो हम दोनों साथ में चलते हैं और ये अपना सामान मुझे दे दो, मैं लेकर चलता हूँ। आप थक गए होंगे। हाँ बेटा, थक तो गया हूँ। ये लो बेटा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। वो दोनों बात करते करते बड़े आदमी के बेटे के घर तक आ गए और मनोज ने पोटली बूढ़े बाबा के बेटे को देकर वापस घर की ओर चला गया। क्या बात है, अगर मैं उसके घर पर चोरी कर लिया तो मेरी तो आधी जिंदगी वैसे गुजर जाएगी। एक हफ्ते बाद मनोज ने साधु का भेष बनाकर उस बूढ़े बाबा के बेटे के घर की ओर चल दिया और घर पहुंचने के बाद जैसे ही बूढ़े बाबा की बहू भिक्षा लेने गई, तभी मनोज जल्दी जल्दी सारा सामान समेट लिया और अपने घर की ओर चल दिया। घर आकर उसने देखा उसकी पत्नी सो रही है। मनोज ने उसको जगाया और बोला, अरे भगवान, आज तुम्हारा सपना पूरा होगा। तुम बड़े घर का सपना देखती हो ना? ये देखो, इतना सारा पैसा, इतने में तो 4-5 घर बन के तैयार हो जाएगा। इतना सारा पैसा कहाँ से चोरी किया आपने? अरे छोड़ो ये सब, बस अब हम एक अच्छा सा घर बनवाएंगे। मुझे घर नहीं चाहिए, ये सारा पैसा अपने पास रखो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अनीता वहीं बैठ गई और रोने लगी। मनोज चुपचाप ये सब देखता रहा। वो सवेरे तक ऐसे ही रोती रही। वो अभी अपनी किस्मत पे आंसू बहा ही रही थी। तभी बाहर से किसी के रोने की आवाज आई। वह और कोई नहीं बल्कि वही बूढ़ा आदमी था जो रोते हुए अपने बेटे को ले जा रहा था, इसीलिए कि उसके बेटे को रात में ही सांप ने डस लिया था। उसके पास पैसे न होने के कारण उसके बेटे की मृत्यु हो चुकी थी। अरे बाबा रुकिए, आपके बेटे को क्या हो गया है? इसका शरीर तो पूरा नीला पड़ गया है। बेटे की पढ़ाई के लिए मैंने पैसे इकट्ठे किए थे। कल रात वो सारा पैसा चोरी हो गया। उसी दौरान मेरे बेटे को सांप ने डस लिया। मैं इसे अस्पताल भी ले गया, लेकिन डॉक्टर बोल रहा था पहले 10,000 रुपया जमा करो, फिर इलाज होगा। और मेरे बच्चे की जान चली गई। बूढ़े बाबा की बात मनोज भी अपने घर के जंगले से सुन रहा था, लेकिन उसको जरा सा भी बूढ़े बाबा पर तरस नहीं आई। अनीता को ये सब देखने के बाद बहुत ही दुख हुआ, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाता है। मनोज ने वो सारा धन और गहने भी बेच दिए और कोई बड़ा घर भी नहीं बनवा पाया। सब पैसा अपने दोस्तों के साथ मिलकर पूरे दिन शराब पीता रहा। कुछ ही दिन में वो सब भी खत्म हो गया। एक दिन वो सोचने लगा, मुझे ऐसे ही किसी बड़े खजाने की तलाश है जो सालों साल चले। बुढ़े के घर से चोरी करने के बाद बड़े सुकून का दिन गुजरे, पर अब फिर से वही दिन आ गया टूटा फूटा। मुझे कुछ तो सोचना होगा। फिर वह घने जंगल की ओर चल दिया और वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ी देर में वहाँ पर एक आदमी आता है। मनोज को देखते ही वो बोला,
अरे कितने दिनों से मैं तुम्हारा इस जंगल में प्रतीक्षा कर रहा हूँ। दिन में तुमने बोला था मिलने के लिए। सब ठीक तो है ना भाई? अरे ऐसा नहीं है भाई, मैं सोच रहा था हम दोनों दिन रात इतना मेहनत करते हैं और हाथ क्या लगता है, बस थोड़ा बहुत धन। हम जान पर खेलकर चोरी करते हैं, इसीलिए हम गरीबों में गुजारा क्यों करें। तो हम इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं? धीरे धीरे बोल। अरे मैं यह चाहता हूँ कि हम साधु बनकर कब तक छोटी मोटी चोरियाँ करते रहेंगे। अब हम ये सब छोड़कर कहीं बड़ी जगह पर हाथ मारते हैं। हमें महल में चोरी करना चाहिए, उससे एक ही बार में हम माला माल हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, यह तो सोचना भी मत। गांव में चोरी करना आसान है, कोई पहरेदार भी नहीं होता। यदि महल में पकड़े गए तो राजा पूरी जिंदगी के लिए कारावास में डाल देगा। अरे इतने दिनों से चोरी कर रहे हैं, कभी पकड़े गए क्या? नहीं ना, हम नहीं पकड़े जाएंगे। मेरी बात मान, एक बार चोरी करेंगे और पूरी जिंदगी बैठकर खाएंगे। पवन तैयार तो नहीं था, पर मनोज की जिद ने उसको मना ही लिया। वो महल में चोरी की योजना बनाने लगे। अच्छा ठीक है, कल रात को महल में चोरी करेंगे। अब घर चलते हैं। रात होते ही दोनों राजमहल ने चोरी करने के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वो घने जंगल में पहुंचते हैं कि तभी उनको घोड़े के चलने की आवाज आती है। मनोज, इतनी रात को घने जंगल में घोड़े पर कौन जा रहा है? हाँ वही तो सोच रहा हूँ, आखिर इतनी रात में कौन हो सकता है? कहीं वो भी हमारी तरह चोर तो नहीं? चलो चलकर देखते हैं। मनोज और गोपाल दोनों उस आवाज के पीछे चल देते हैं। थोड़ी दूर पीछा करने के बाद उन्हें एक आदमी दिखाई देता है जो राजमहल का राजकुमार होते हैं। मनोज, ये तो महल का राजकुमार है। ये इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहा है? अरे पता नहीं भाई, यदि ये राजकुमार यहाँ है तो इसका मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है। हमें इसके पीछे पीछे चलकर देखना चाहिए। दोनों राजकुमार के पीछे पीछे चलने लगे। राजकुमार ने एक पेड़ की ओर देखा और किसी को पुकारने लगा। आजा मेरे वफादार मायावी पेड़, तुम मेरे सामने आ, मुझे तुमसे मदद चाहिए। देखते ही देखते वह पेड़ एक दानव के रूप में बदल जाता है। ये देखकर मनोज और पवन बहुत डर जाते हैं। अरे भाई, ये तो दानव से बात कर रहा है। इतना बड़ा दानव? कहीं ये दानव हमें खाकर अपना भूख न मिटा ले। मुझे तो लगता है आज ये हमारी आखिरी रात है। फिर दानव राजकुमार को अपने साथ लेकर एक झील के अंदर चला जाता है और ये सब मनोज और पवन देखकर हैरान थे। फिर दानव और राजकुमार एक गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं। अरे राजकुमार इस दानव के साथ झील के अंदर कैसे चला गया? अरे हाँ भाई, वो भी पहाड़ों के आर पार। चलो हम भी अंदर चलकर देखते हैं, आखिर अंदर क्या माजरा है। अंदर गए तो फंस सकते हैं। यहीं बैठकर राजकुमार के वापस आने का इंतजार करते हैं। मगर अंदर जाके पता लगाना होगा, ये राजकुमार दानव के साथ अंदर क्यों गया है। इस तरह बैठने से कुछ पता नहीं चलने वाला। चल चल भाई चल। दोनों बड़ी हिम्मत जुटाकर अंदर जाने का निर्णय ले लेते हैं। आगे आगे मनोज और पीछे पीछे पवन डरते हुए झील के अंदर जा रहे थे। दोनों अंदर आकर देखते हैं तो चौंक जाते हैं। यहाँ राजकुमार ने अपने बड़े भाई राजकुमार यश को कैद करके रखा था और बहुत सारा खजाना भी। तू कितना बड़ा मूर्ख है जो मेरी बातों में आकर फंस गया। शायद तुझे पता नहीं, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। मैं तो तुम्हें उसी दिन रास्ते से हटा दिया होता जब पिताजी ने अगला राजा तुम्हें बनाने का ऐलान किया था। अब तुम पूरी जिंदगी इस गुफा में कैद रहोगे और मैं बहुत ही जल्दी राजा बनने वाला हूँ। क्या
सिर्फ राजा बनने के लिए तुमने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। सिर्फ एक बार तुम मुझसे कहते, मैं तुम्हें राजा बना देता। अब तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। मैं तेरी बातों में नहीं आने वाला हूँ। अब ये सब कुछ मेरा होगा। राज का सारा खजाना चोरी करके मैंने इसी गुफा में चुरा दिया है और पूरा इल्जाम तेरे सर पर डाल दिया। पूरे राज्य को यही लगता है कि तूने पूरे राज्य का खजाना चोरी करके यहाँ से भाग गया। उनको ये सब पता ही नहीं कि पूरे राज्य का खजाना मैंने चोरी किया है। राजकुमार अपने भाई को धमकियां दे रहा था और मनोज, पवन पूरी बात चुपचाप सुन रहे थे। राजकुमार को अपने चोरी के खजानों पर बहुत घमंड था, लेकिन उसको नहीं पता था कि उससे भी बड़े चोर उसकी सारी हरकतों को देख रहे थे। अरे भाई, इतना खजाना है, इतने में तो हमारा पूरा गांव अमीर हो जाएगा। क्या बोला? पूरा गांव? पूरा गांव क्यों भाई? मेहनत हम करें और फल पूरे गांव को मिले। अमीर तो सिर्फ हम दोनों ही बनेंगे। अरे भाई, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, लेकिन इस राजकुमार यश का क्या होगा? अरे हमें क्या, कोई कुछ भी करे, हमें तो अपने काम से मतलब है। फिर राजकुमार और दानव जाने लगे और मनोज और पवन एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। राजकुमार चला जाता है और दानव फिर से पेड़ के अंदर चला जाता है। देख पवन, यही अच्छा मौका है। अब राजकुमार और दानव दोनों ही जा चुके हैं। अब ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। नहीं भाई, हमें अभी यहाँ से निकलना चाहिए। इसके बारे में हम बाद में सोचते हैं। कहीं दानव फिर से आ गया तो? अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दानव अब तक सो गया होगा। चल के सारा खजाना चोरी कर लेते हैं। फिर मनोज और पवन झील के अंदर जाने लगे, लेकिन दोनों झील के अंदर नहीं जा पा रहे थे। उन्होंने बहुत कोशिश किया, लेकिन उनकी मेहनत नाकाम रही। अगले दिन मनोज और पवन झील की सच्चाई जानने के लिए राजमहल जानने का निर्णय किया। जैसे राजमहल गए तो उन्हें बाहर खड़े सैनिक महल के अंदर जाने से रोक लिया। कौन हो तुम लोग? अपना परिचय दो। हम इसी राज्य से हैं। मेरा नाम मनोज और इसका नाम पवन है। अब की बार बारिश ना होने पर हमारा पूरा फसल बर्बाद हो गया है, इसीलिए हम महाराज से मिलने के लिए आए हैं। महाराज तो अभी जंगल में शिकार पर गए हैं, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उनके पुत्र राजकुमार हैं। जाओ, उनसे ही अपना परेशानी बताओ। वह तुम लोगों की मदद जरूर करेंगे, क्योंकि हमारे राज्य के अगले राजा वही हैं। ठीक है, मैं जाता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मनोज और पवन अंदर जाते हैं और राजकुमार को अपनी सारी समस्याएं बताते हैं। अच्छा, ऐसी बात है। तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। लेकिन एक समस्या है, मैं तुम्हारी मदद आज नहीं कर सकता। तुम लोग कल सुबह आना। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, हम कल सुबह ही आते हैं। देखा पवन, राजमहल में सब कुछ बदल गया है। राजकुमार का अकड़ देखा, कैसे बोल रहा है कि आज नहीं कल आना। लेकिन राजकुमार ने कल क्यों आने को बोला? मुझे तो लगता है जरूर दाल में कुछ काला है। फिर दोनों आपस में बातें करते हुए जाने लगे और जाते जाते उन्हें शाम हो गई। आज हम लोगों को बहुत लेट हो गया है, रात भी हो गई है। तभी उन्हें फिर से वही घोड़े की आवाज आई। मनोज और पवन ने देखा राजकुमार फिर से उसी झील की ओर जा रहा था। राजकुमार फिर उस दानव को पुकारता है और दानव राजकुमार को झील के अंदर लेकर चला जाता है। मनोज और पवन भी बिना कुछ सोचे समझे झील के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद वह देखते हैं कि राजकुमार महाराज को भी कैदी बना लिया था। तुम ये कैसे कर सकते हो? तुमने हमारे साथ धोखा किया। अगर तुम हमारी बलि देना चाहते हो ठीक है, लेकिन गांव वालों को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए।
हमेशा अपने राज्य की रक्षा करना। पिताजी, मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा, लेकिन तुम्हारी बलि देने के बाद पूरे राज को जिंदा जलाकर हा 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 हा। राजकुमार की ऐसी बातें सुनकर मनोज और पवन पूरी तरह से डर जाते और तुरंत वहां से चले जाते हैं और राजकुमार भी वहां से चला जाता है। बेटे, मुझे माफ कर दे, मैंने तुम्हें गलत समझा। मुझे लगा सारा खजाना चोरी करके तू इस राज्य से दूसरे राज्य की ओर चला गया, लेकिन मुझे ये पता नहीं था मेरा बेटा इतने दिनों से घुट घुट कर जी रहा है। पिताजी, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। आपको थोड़ी ना पता था छोटा भाई षड्यंत्र रच रहा है। भाई मनोज, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा, क्योंकि ये महाराज और राजकुमार के साथ साथ हमारे पूरे परिवार की जान को खतरा है। हाँ, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हम गुफा के अंदर भी तो नहीं जा सकते। फिर हम महाराज और राजकुमार की मदद कैसे करेंगे? दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक उनके पास एक पक्षी आती है। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। वह जो सामने पेड़ है, तुम्हें उससे मदद मांगनी होगी। लेकिन वहाँ तो एक दानव है, अगर उसने हमें खा लिया तो? नहीं नहीं, वह एक दानव है, ये सत्य है, लेकिन उसका असली रूप वो नहीं है। वह एक बहुत शक्तिशाली साधु है। एक दिन वह साधु जंगल के रास्ते जा रहा था, तभी उसके पैर के नीचे एक नागिन आ गई। तुमने मुझे अपने पैरों से कुचला, मैं तुम्हें शराप देती हूँ। तू एक दानव बन जाएगा और यह पेड़ तुम्हारा घर होगा। इस पेड़ से निकलने के बाद तू जिसे भी देखेगा तू उसका गुलाम हो जाएगा। हे देवी, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। मैं तो अपने रास्ते से जा रहा था, लेकिन आप अचानक मेरे पैर के नीचे आ गई। मुझे माफ कर दो देवी, मुझे माफ कर दो। फिर नागिन ने साधु को माफ कर दिया और बोला, अगर उस पेड़ के पास आकर कोई भी इंसान तुम्हें असली नाम से पुकारेगा तो तुम अपने असली रूप में आ जाओगे। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा था। ठीक है, तो हम अभी जाकर उनको उनके नाम से पुकारते हैं। मनोज और पवन उसी पेड़ के पास जाते हैं और उस पेड़ को पुकारने लगते हैं। ऋषि मुनि जी, हमारी मदद करो, हम बहुत ही बड़ी मुसीबत में है, हमारी मदद करो ऋषि मुनि जी। इतना कहते ही दानव अपने असली रूप में आ जाता है। साधु बाबा बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तुमने बहुत अच्छा काम किया है बालक। मुझे शराब से मुक्ति दिलाकर मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। फिर सभी उस झील के अंदर चले जाते हैं और महाराज और राजकुमार उन लोगों को देखकर डर जाते हैं। राजन, तुम डरो मत, मैं वही राक्षस हूँ जो तुम्हारे छोटे राजकुमार के साथ था। मुझे शराप मिला था, जो इन दोनों ने मुझे शराप से मुक्त कराया, जिसकी वजह से आज हम तीनों की जान बच गई। फिर ऋषि मुनि ने अपनी शक्तियों से महाराज और राजकुमार को पिंजरे से आजाद कर देते हैं। जैसे ही सब लोग झील के बाहर आते हैं तो छोटा राजकुमार भी वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों को आजाद देखकर चौंक जाता है। तुम लोग कौन हो और तुम दोनों आजाद कैसे हुए? हम दोनों को उसी दानव ने आजाद किया है, जिसके सहारे तुमने हमें कैद किया था, और वह दानव और कोई नहीं, यही साधु बाबा है। अब तुम हम लोगों का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में आ गया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ कर दो। महाराज ने उसकी एक न सुनी और छोटे राजकुमार को अपने राज्य से बेदखल कर दिया और मनोज और पवन को वह सारा खजाना सौंप दिया गया। उन्होंने चोरी करना छोड़ दिया और एक नया जीवन शुरू किया।